देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जापान में जय जय हिंदुस्तान का आज जयघोष शायद आज से पहले कभी नहीं सुना गया था। मोदी ने अपने जापान दौरे के दौरान जापान पर कर दिया है जादू। क्या सरकार, क्या प्रशासन, क्या पब्लिक, सबने मोदी का लोहा माना। मोदी ने शुरुआती 72 घंटों में 20 बड़े फैसले किए। मोदी की पहल के बाद हिंदुस्तान को 2,10,000 करोड़ की सौगात भी मिली। जापान और हिंदुस्तान के बीच में 20 बड़े फैसलों की पूरी खबर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए मोदी ने जापान यात्रा के दौरान अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने पहनावों से कैसे बड़ा संदेश देने की कोशिश की। जापान में जय जय हिंदुस्तान की ऐसी तस्वीर शायद ही पहले कभी देखी गई। मोदी पर पूरा जापान लट्टू हो गया। पीएम से लेकर जनता तक, धर्मगुरु से लेकर भिक्षु तक, जापान में हर तरफ मोदी मोदी की एक गूंज सुनाई दे रही। मुझे विश्वास है कि हमारे संबंधों की यह एक नई सुबह है और नए विश्वास और ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्यों? मोदी में ऐसा क्या है? ध्यान से देखिए, मोदी में क्या है? मोदी में वो है जो विरले नेताओं में होता है। वक्त, माहौल, जरूरत, इन तीनों की बारीक पहचान। समय और शब्द के बीच का वो संतुलन जो उन्हें भीड़ के बीच में ले जाकर भी भीड़ से अलग कर देता है। अभी आपने अगर देखा तो उनके बॉडी लैंग्वेज में भी काफी सारे चेंजेस आ चुके। जैसे शोल्डर पोर्शन काफी स्ट्रेट हो गया है। बोलते वक्त स्पीच की जो लैंग्वेज, स्पीच का जो टाइम है या स्पीड है, अलग कर देता है। अभी आपने अगर देखा तो उनके बॉडी लैंग्वेज में भी काफी सारे चेंजेस आ चुके। जैसे शोल्डर पोर्शन काफी स्ट्रेट हो गया है। बोलते वक्त स्पीच की जो लैंग्वेज, स्पीच का जो टाइम है या स्पीड है, उन्होंने अभी पहले से थोड़ा स्लो करके एक अच्छा स्टेडी पोर्शन में लिया है, ताकि हर एक वाक्य, हर एक शब्द हर इंसान तक पहुंचे और उनको समझने के लिए टाइम भी मिले। देखिए तस्वीरें शनिवार की सुबह जब हिंदुस्तान में सूर्य का उदय हो रहा था और मोदी एक नए सूर्योदय के लिए जापान के लिए निकल पड़े। पहले सुबह गुलाबी रंग के हाफ स्लीव शर्ट में जब मोदी निकले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज वो कहानी पहले ही कह रही थी जो जापान जाकर देखने को मिली। अभी आपने देखा होगा जापान दौरा हो या चाहे ब्रिक्स सम्मेलन हो, उनमें उन्होंने एक न्यू लुक भी लिया है, एक यंग जनरेशन का भी लुक लिया है, जो कि एक सिग्निफाई करता है कि एक बदलते भारत की एक नई पहचान की ओर, भारत एक नई पहचान की ओर बढ़ रहा है। मोदी जानते थे कि हिंदुस्तान से जापान की यात्रा की उनकी शुरुआत पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। दुनिया भर की मीडिया का कैमरा उनकी एक एक तस्वीर के मायने डालेगा। उन्होंने इसे हमेशा ध्यान में रखा। मोदी दिल्ली में जिस पारंपरिक कपड़े में प्लेन में अंदर गए, जब जापान में निकले तो उनका ड्रेस वक्त और परिवेश के हिसाब से बिल्कुल अलग था। जापान ने हिंदुस्तान के एक ऐसे पीएम को देखा जिसमें जननेता, बिजनेसमैन और प्रशासन तीनों की खूबियां थी। अंदर अपने कपड़ों को भी रखते हैं और न किसी डिजाइनर को यूज करते हैं, लेकिन वो अच्छा पहने या मोदी जी कुछ भी करते हैं तो वो एक फैशन भी बन जाता है और ब्रांड बन जाता है। तो इसलिए आज मोदी जी कपड़े जिस प्रकार से पहनते हैं या उनके अपनी एक स्टाइल होती है। मोदी को पता होता है कि कब, किस वक्त कैसा दिखना है, कैसे खड़ा रहना है, कहाँ कितना बोलना है, क्या बोलना है, कहाँ चुप रह जाना है। अमूमन किसी भी देश के हेड, चाहे वो पीएम हो या राष्ट्रपति या किंग, दूसरे देशों की राजधानी में उतरते हैं तो अपनी यात्रा राजधानी से शुरू करते हैं, नहीं तो फिर जहां से उस देश का बड़ा आर्थिक या राजनीतिक हित जुड़ा होता है। लेकिन मोदी ने अपनी यात्रा की शुरुआत जापान के एक ऐसे शहर से की जो उसकी सांस्कृतिक राजधानी है, क्योटो। देखिए ये तस्वीरें क्योटो की हैं। इस शहर की बड़ी पहचान ये 8वीं शताब्दी की इस तोजी मंदिर से जुड़ी है। मोदी क्योटो पहुंचे तो जापानी पीएम शिंजो अबे के साथ सबसे पहले तोजी मंदिर पहुंचे। देखिए किस तरह मंदिर के लिए उन्होंने खुद को सफेद लिबास में लपेट लिया।
ये ऐसी चीजें होती हैं जिसे अमूमन ड्रेस सेंस कहते हैं। मोदी इसके बड़े खिलाड़ी हैं। अभी उनके हाथ के भी पोस्चर्स देखे तो पहले उनका हाथ काफी नीचे रहा करता था, अभी उनका हाथ आप देखेंगे काफी ऊपर रहता है और उन्हें आजू बाजू में अभी देखा जाए तो इस चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ती कि कौन मुझे देख रहा है या कौन मुझे नहीं देख रहा है। 3 दिनों तक जापान में मोदी ने अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का लोहा दुनिया को मनवा दिया। जहाँ तक स्फूर्ति की बात है तो मोदी जी ने जो कहा वो करते ही हैं। वो तो वैसे ही कहते हैं कि मैं सेवक हूँ, मजदूर नंबर 1 हूँ, सुबह से लेकर देर रात तक देश की सेवा में लगे रहते हैं। और जहाँ तक ऊर्जा की बात है उसको तो हमने उनके पूरे कार्यकाल में देखा है। गुजरात के मुख्यमंत्री, उससे पहले जब पार्टी का भी दायित्व था उनके पास, तो ऊर्जा की कमी मोदी जी में कभी नहीं रही है। देखिए जापानी छात्रों के बीच मोदी कैसे टीचर बने हुए हैं, पूरी तरह एक हिंदुस्तानी शिक्षक की तरह। हालांकि उन्होंने कहा कि वो टीचर नहीं, सबसे उम्रदराज स्टूडेंट हैं। मोदी को मालूम है कि हिंदुस्तान में भी ये तस्वीरें सेकंड देखी जा रही हैं। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए, मोदी कैसे एक बच्चे के कान खींच रहे हैं। पूरे जापान ने सुबह सुबह ये तस्वीरें देखी। अब एक और तस्वीर देखिए, मोदी कैसे जापानी और हिंदुस्तानी बच्चों से जब मिल रहे थे तो वो नेता से ज्यादा एक हीरो की तरह पेश आए। उनके कपड़े, उनका अंदाज, सब कुछ यहाँ बिल्कुल अलग दिखा। आपने देखा हो कोई उन्हें फॉलो करे ना करे, अब उन्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। अब सिर्फ उन्हें इसी चीज से फर्क पड़ता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसी को मैं स्टेबल रखूं। वैसे तो जापान और हिंदुस्तान के रिश्ते पिछले 6 दशकों से मजबूत हैं, लेकिन सालों बाद मोदी को जापान में जिस तरह की इज्जत दी जा रही है, ऐसा सम्मान बिरले किसी हिंदुस्तानी नेता को मिला। और ये सम्मान सिर्फ जापान सरकार, वहाँ के सिस्टम की तरफ से नहीं, जापान की जनता भी सड़क पर है। मोदी जानते हैं कि जापान की जनता का हाथ मिलना उनके लिए कितना अहम है, क्योंकि अगर जनता का दिल मिलता है तो फिर सरकारी और प्रशासनिक रिश्ता खुद ब खुद गहरा हो जाता है। देखिए ये तस्वीर, मोदी ने कैसे प्रोटोकॉल तोड़ दिया और सीधे जापान के लोगों से हाथ मिलाने पहुंचे। विजिट को लेके उत्साह दोनों तरफ है और ये स्पष्ट होता है दोनों प्रधानमंत्रियों को देखकर। मोदी स्वयं चाहते थे कि जापान यात्रा उनके पहले हो जाए। मोदी के कपड़े बदलना, मोदी की भाषा बदलना, मोदी का ड्रेस बदलना, ये सब वो कोशिश है जिसके जरिए वो लोगों के दिलों तक पहुंचना चाहते हैं। वो कुछ अलग दिखना चाहते हैं। अभी तक वो इस मकसद में कामयाब दिख रहे हैं। प्रशांत बस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सिर्फ 72 घंटे में मोदी ने जापान के साथ 20 बड़े फैसले किए। जापान ने मोदी को भरोसा दिलाया कि वो हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन दौड़ाने में मोदी की मदद करेगा। जापान पर मोदी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। अब इस जादू का असर दिखने लगा है। 72 घंटे में मोदी ने पूरे जापान की सोच बदल डाली। सिर्फ 72 घंटों में मोदी ने वो कर दिखाया जो अब तक हिंदुस्तान का कोई पीएम नहीं कर पाया। हमने ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे भविष्य में संबंध और मजबूत होंगे। विशेष रूप से यूथ एक्सचेंज, लैंग्वेज ट्रेनिंग, हिंदी और जापानी भाषा में प्रशिक्षण, कल्चरल एक्सचेंज, अनुसंधान और विकास में साथ काम करना। सिर्फ 72 घंटे में 20 बड़े फैसले कर मोदी ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ शब्दों के जादूगर नहीं, वादों को हकीकत में तब्दील करने वाले सौदागर भी हैं। मोदी की मौजूदगी में जापान ने हिंदुस्तान की पहली बुलेट ट्रेन का रास्ता साफ कर दिया। मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन के लिए जापान टेक्नोलॉजी के साथ साथ वित्तीय और ऑपरेशनल मदद भी देगा, यानी हिंदुस्तान को बुलेट ट्रेन की जापानी तकनीक मिल जाएगी। मोदी सरकार के लिए जापान ने अपना खजाना खोल दिया। जापान ने हिंदुस्तान को 2,10,000 करोड़ देने का फैसला किया है। भारत को ये रकम अगले 5 सालों में निवेश के तौर पर हिंदुस्तान में आने वाली है। मोदी जापान और हिंदुस्तान के रिश्तों को मजबूत करने में जुटे हैं।
बदले में जापान ने मोदी के अहमदाबाद को बड़ा तोहफा दिया। जापान अहमदाबाद मेट्रो के लिए फाइनेंशियल मदद करेगा। मोदी जापान में बेशक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनकर गए थे, लेकिन जापान को इस बात का बखूबी एहसास था कि मोदी काशी के प्रतिनिधि बनकर भी आए हैं। जापान ने मोदी को काशी की सबसे बड़ी पहचान गंगा की सफाई में मदद का भरोसा दिया। हमारे संबंध हर क्षेत्र में उभर रहे हैं और लोगों के हितों से जुड़े हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने परमाणु करार पर आगे बढ़ने पर सहमति जताई। पीएम ने शांति के जरिए परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर दिया। जापान ने अपने हथियार बनाने वाली कंपनियों के हिंदुस्तान आने का रास्ता खोल दिया है। स्पेस और डिफेंस सेक्टर से जुड़ी भारत की 6 कंपनियां अब जापान जाकर कारोबार करेंगी। प्रशांत वत्स, इंडिया न्यूज। अपनी जापान यात्रा का पहला दिन मोदी ने क्योटो में गुजारा। क्योटो के मेयर ने काशी को अपनी शहर की तर्ज पर विकसित करने का समझौता किया, लेकिन मोदी ने यहाँ एक और बड़ी पहल की। मोदी क्योटो यूनिवर्सिटी के स्टेम सेल रिसर्च सेंटर गए। जापान ने इस रिसर्च सेंटर को किसी हिंदुस्तानी संस्थान के साथ जोड़ने का भरोसा दिलाया। टोक्यो में मोदी स्कूली बच्चों के बीच गए। मोदी ने यहाँ जापानी टीचर से अपील की कि वो हिंदुस्तान आए और भारत वालों को जापानी भाषा सिखाएं। मोदी ने जापानी कारोबारियों को भी रिझाने की कोशिश की। पीएम ने कहा कि वो पीएमओ में जापान के लिए एक अलग से सेंटर बनाएंगे और जापानी बिजनेसमैन को कारोबार के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस देंगे। बदले में जापान ने कहा कि हम अगले 5 साल में हिंदुस्तान में जापानी कंपनियों की तादाद बढ़ाएंगे। मोदी ने जापान को भरोसा दिया है कि अब जापानी बैंकों की शाखाएं हिंदुस्तान में भी खुलेंगी। बदले में जापान ने कहा कि वो अपने यहाँ हिंदुस्तानी कंपनियों पर लगी पाबंदी हटाएगा। जापान और भारत ने क्लीन एनर्जी पर भी समझौता किया। जापान हिंदुस्तान और करीब आए, इसके लिए मोदी ने अपनी ओर से हर संभव कोशिश की और इसी मुहिम का असर था कि जापान भारत का रणनीतिक साझेदार बनने के लिए तैयार हो गया। प्रशांत वत्स, इंडिया न्यूज। नरेंद्र मोदी का जादू कई और मोर्चों पर चला, दिखाएंगे आगे। अब दुनिया में अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता है। एशिया के इस छोटे से देश को उन होनहार और मेहनती बिजनेसमैन ने फिर से उठाकर खड़ा कर दिया। मोदी हिंदुस्तान के बिजनेसमैन की टीम के साथ जापानी बिजनेसमैन की टीम से मिले। हर मौके पर मोदी ने खुद को वक्त के हिसाब से ढाल लिया। जापान यात्रा में मोदी जहां जहां जा रहे हैं वहां उनका अलग अलग रूप देखने को मिल रहा है। बिजनेसमैन के बीच जाकर बिजनेसमैन बन जाना, अफसरों के बीच जाकर एक कुशल प्रशासक बन जाना, मंदिर में जाकर भक्ति में भाव विभोर श्रद्धालु बन जाना, बच्चों के बीच जाकर बच्चा बन जाना। पिछले 3 दिनों में जापान और हिंदुस्तान ने मोदी के ऐसे कई रूप देखे जो अब तक नहीं दिखे। ये तस्वीर उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जापानी उद्योगपतियों से मिलने के लिए पहुंचे। एक मजबूत इरादा। 3 दिनों में जापान और हिंदुस्तान ने मोदी के ऐसे कई रूप देखे जो अब तक नहीं दिखे। ये तस्वीर उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जापानी उद्योगपतियों से मिलने के लिए पहुंचे। एक मजबूत इरादे वाले उद्योगपति की तरह मोदी ने यहाँ साफ साफ कहा, बिजनेस मेरे खून में है और मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मेरे ब्लड में मनी होता है और इसलिए मुझे इन चीजों को समझना बहुत स्वाभाविक होता है। मैं नहीं मानता हूं कि बिजनेसमैन को कोई ज्यादा कंसेशन चाहिए। मैं ये समझता हूं कि बिजनेसमैन को ग्रो करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए। जापान को भारत में निवेश का आमंत्रण देते हुए मोदी ने कहा कि वो पीएमओ में जापान प्लस नाम से एक टीम बनाई जाएगी जो जापान से जुड़े मुद्दों को देखेगी। हमने तय किया है कि डायरेक्टली पीएमओ के अंडर में एक जापान प्लस इस भूमिका से एक स्पेशल मैनेजमेंट टीम में क्रिएट करने जा रहा हूं जो एब्सोल्युटली जापान को फैसिलिटेट करने के लिए डेडिकेटेड होगी और उसके कारण उनकी सुविधा बढ़ेगी। मोदी बिजनेसमैन से मिलने पहुंचे। दिन भर कई हाई प्रोफाइल मुलाकातें होनी थी, लेकिन तमाम व्यस्तताओं के बीच स्कूली बच्चों से मिलना नहीं भूले। पीएम टोक्यो के 136 साल पुराने तेई मई एलिमेंट्री स्कूल गए। मोदी ने यहाँ छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात की।
बच्चों से पीएम ने कहा कि मैं यहाँ सबसे उम्रदराज स्टूडेंट बनकर आया हूँ। स्कूल के टीचर से मोदी ने कुछ सवाल भी पूछे। पीएम ने पूछा, आप सिलेबस कैसे तैयार करते हैं? क्या प्रमोशन के लिए एग्जाम ही एकमात्र रास्ता है? गलती करने पर बच्चों को क्या सजा दी जाती है? क्या बच्चों को सरकार चलाने के तौर तरीकों की भी कोई सीख दी जाती है? बच्चों से मिलने के बाद मोदी ने जापानी टीचर्स को हिंदुस्तान आने का न्योता दिया। मोदी ने कहा, आप भारत आकर हमें जापानी सिखाने की पहल कीजिए। जापान के साथ तो विकासवाद, लेकिन विस्तारवादी किसको बताया, बताएंगे ब्रेक के बाद। जापान और हिंदुस्तान के बीच आज कई अहम समझौते हुए। उससे पहले टोक्यो के आकासाका महल में लंबी बैठक भी हुई, लेकिन इस दौरान कैमरे की नजर सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के पीएम पर रही। मोदी ने जापान को तो भाईचारे का संदेश दिया, लेकिन साथ में अपनी सधी हुई बोली और सधे हुए अंदाज में चीन को भी दो टूक संदेश दे डाला। जापान के शाही महल आकासाका पैलेस में भी मोदी का शानदार स्वागत हुआ। राष्ट्रगान की धुन पर पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम ने यहां सैनिकों से झुककर अभिवादन किया। पीएम ने अपने अंदाज से हॉल में मौजूद जापानी अधिकारियों को अपना मुरीद बना लिया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद पीएम जापान के पारंपरिक टी सेरेमनी में भी शामिल हुए। जापानी पीएम शिंजो अबे के साथ मोदी ने चाय का लुत्फ उठाया। वैसे यह पहला मौका नहीं जब पीएम ने जापानी परंपरा को अपनाकर लोगों का दिल जीता। अपनी जापान यात्रा के पहले दिन मोदी मछलियों को दाना खिलाते नजर आए। मोदी जापानी परंपराओं को बखूबी निभा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो तरीका है जिसके जरिए वो सीधे जापानी लोगों को अपना बना सकते हैं। जापान की धरती से ही पीएम ने चीन को कड़ा संदेश भी दिया। पीएम ने कहा, चीन विस्तारवाद की नीति पर चल रहा है, जबकि दुनिया को विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद की जरूरत है। दुनिया दो धाराओं में बटी हुई है। एक विस्तारवाद की धारा है और दूसरी विकासवाद की धारा है। 5 दिनों के जापान दौरे का आज तीसरा दिन है। 2 और दिन देखिए किस तरह के रंग देखने को मिलते हैं नरेंद्र मोदी के। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।